अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में होंगे और अपनी लाइफ जो है उसको भी इंजॉय कर रहे होंगे और साथ साथ आजकल जो खबरें चल रही हैं वो भी आप बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि जो खबरें हैं ना वो पड़ोसी मुल्क से अजीबोगरीब खबरें आती हैं और फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो जो सोशल मीडिया के ऊपर एक सेंसेशन बना हुआ है, जिस तरीके से इंडिया को नाकामी हुई है, पसपाई हुई है, तो आजकल तो जो सोशल ट्रेंड है ना तो बस वो यही बना हुआ है कि किस तरीके से इंडियन मीडिया ने जो है वो फेक बातें की हैं और खबरें फैलाई हैं। अच्छा जी, शो का आगाज़ करते हैं और आपको बताएं कि पाकिस्तान की 85% से ज़ायद आबादी जो है उसमें कोलेस्ट्रॉल की मिकदार जो है वो ख़तरनाक हद तक बढ़ चुकी है, जो कि हार्ट अटैक, फालिज और दीगर संगीन बीमारियों का बाइस बन रही है। हमारे बच्चे और नौजवान नस्ल फास्ट फूड और चिकनाई वाली खुराक के ज़्यादा इस्तेमाल से कम उम्री में ही शरीयानों की बीमारी का शिकार हो रहे हैं। अच्छा जी, अब क्या हुआ है इस पे ये हुआ है कि जो माहिरीन है उन्होंने इस हवाले से खबरदार किया है कि हमारे मुआशरे में जो गुड कोलेस्ट्रॉल की मिकदार तशवीशनाक हद तक जो है वो कम हो गई है, जबकि ख़राब जो कोलेस्ट्रॉल है उसकी सतह गैर मामूली तौर पर बढ़ चुकी है। जबकि गुड कोलेस्ट्रॉल की मिकदार 50% से ज़ायद होनी चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से ज़्यादातर अफराद इस मतलूबा हदफ से काफ़ी नीचे हैं। क्या हम अपनी ग़िज़ाई आदात और तर्ज़ ज़िंदगी की वजह से खुद अपनी सेहत के दुश्मन बन चुके हैं? अच्छा जी, तो ये जो है एक ताज़ा तरीन तहकीक है, एक चशमकुशा जो हकीकत है वो पेश कर रही है। तो अब जो क्वेश्चन है, जो सवाल है वो ये है कि हम बतौर फ़र्द और कौम क्या इक़दामात करेंगे इस हवाले से। चलिए जी आगे बढ़ते हैं और अभी आपको बताते हैं कि जी ग्रॉसरी आपने करनी होगी और आपने जाना होगा सौदे वगैरह लेने के लिए। तो सबसे पहले चलते और आपको बताते हैं कि जो मटन है उसके प्राइस क्या हैं। मटन जो है वो 2000 रुपये है और अंडे जो हैं यानी वो हैं 260 रुपये दर्जन। इसके अलावा जो चिकन है वो 650 रुपये है, 10 रुपये है और बीफ जो है वो है 1150। अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं दालों के प्राइस पे। दाल के जो प्राइस हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि दाल मास जो है उसकी प्राइस है 405 और फिर जो मूंग की प्राइस है 310 और फिर उसके बाद जो मसूर की प्राइस है वो है 250। अच्छा जी, उसके बाद जो दाल चना है उसकी प्राइस है 340 और फिर जो काबली चना है उसकी प्राइस है 310। अच्छा जी, उसके बाद अब कुछ बात करते हैं गोल्ड की। तो आलमी मार्केट में जो सोना है, आलमी मार्केट में सोना जो है वो $37 महंगा होकर $3258 फ़ी ऑन्स पर पहुंच गया। एक तोला सोना 3700 रुपये महंगा और कीमत 3,44,200 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 3173 रुपये इजाफे से 2,95,096 रुपये हो गई। एक तोला चांदी 82 रुपये इजाफे से 3,482 रुपये का हो गया। अच्छा जी, अब आपने जाना होगा और आपको ये पता करना होगा कि कहाँ कहाँ पर सेल लगी हुई है। तो जिस तरह से मैं हमेशा कहती हूँ कि सेल से जो है ना वो आपने हमेशा फ़ायदा उठाना है, और वो फ़ायदा किस तरह से कि खाड़ी पे जो है वो 70% ऑफ है, गुल अहमद पर 70% ऑफ है, लाइमलाइट जो है वो 40% है और जे डॉट जो है उस पर 25 to 40% ऑफ है। तो जनाब ये तो थी सिटी अपडेट्स। शो में यहाँ वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हमें ज्वाइन करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहिए। स्टे विद अस, कीप वॉचिंग सिटी एट 10। वेलकम बैक। और अभी आपको बताते हैं कि जी शाहीनों ने भारतीय फिजाइया को कहां कहां धूल चटाई, इसकी जो तफसीलात है वो सामने आ गई है। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के दौरान पाक फिजाइया ने भारतीय फिजाइया को धूल चटा दी। पाक फिजाइया की जवाबी कार्रवाई में भारतीय फिजाइया के मुतादिल लड़ाका तैयारे मुख्तलिफ इलाकों में गिरकर तबाह हुए। ये तैयारे कहाँ तबाह हुए और पायलट कहाँ गए, तफसीलात सामने आ गई। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि एक तैयारा अनंतनाग के इलाके में गिरकर तबाह हुआ, जिसके पायलट की हलाकत का खदशा जाहिर किया गया। तबाह होने वाले भारतीय तैयारे की जो इजेक्शन सीट है वो जो है वो उस जो करनाक एक इलाका है वहाँ से वो बरामद हुई है। अच्छा जी, सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारतीय फिजाइया का दूसरा तैयारा पामपुर और पुलवामा के इलाके में गिरकर तबाह हुआ, जिसके दोनों पायलट शदीद जख्मी हालत में श्रीनगर अस्पताल मुंतकिल किए गए और एक लड़ाका तैयारा पंथियाल रामसू और ज़िला रामबिन के इलाके में गिरकर तबाह हुआ। इस तैयारे के पायलट फ्लाइंग ऑफिसर इकबाल सिंह को जख्मी हालत में आर्मी अस्पताल उधमपुर मुंतकिल किया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक एक और तैयारा भड़दा कला तहसील अखनूर के ज़रई खेतों में गिरा। इस हादसे में इजेक्ट करने वाले दोनों पायलट जख्मी हैं, जिन्हें अखनूर के फौजी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। भारतीय फिजाइया का एक तैयारा भटिंडा के इलाके में भी तबाह हुआ। अच्छा, जम्मू शहर हेरोन RPV भारत का एक हेरोन रिमोट जो है वो व्हीकल के मशरिक में 13 नॉटिकल मील के फासले पर मार गिराया गया है। अच्छा, जो दूसरी खबर है वो ये है कि अमरीकी सदर जो हैं डोनाल्ड ट्रंप ने अब उम्मीद जाहिर की है कि पाकिस्तान और भारत सीज़ फायर पर
कायम रहेंगे। मतलब अच्छी डेवलपमेंट है ये, अच्छी एक न्यू जो है वो न्यूज़ है। सऊदी यूएस इन्वेस्ट फॉर्म्स से जो है वो फोरम से खिताब करते हुए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि पाकिस्तान की मदद से दाइश के आलमी दहशतगर्द को गिरफ्तार किया जो अमरीकी फौजी एहलकारों के कत्ल में मुलव्विस था। अमरीकी सदर ने कहा कि पाकिस्तान और भारत के दोस्तों को कहा है कि झगड़ा छोड़ें और तिजारत करें, जबकि जौहरी मिसाइलों के बजाय तिजारत का सोचें। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि उम्मीद है दोनों मुल्क सीज फायर पर कायम रहेंगे। अच्छा जी, जो अगली खबर है वो ये है कि जी एक रिसर्च है वो, और रिसर्च वो कुछ इस तरीके से है कि नींद की कमी दिल के लिए माहिरीन के अंदाजे से भी ज़्यादा नुकसानदेह है। अच्छा जी, इसकी जो रिसर्च है, इसकी जो तहकीक है वो कुछ इस तरीके से है कि हालिया साइंसी तहकीक से ये बात सामने आई है कि नींद की कमी दिल की सेहत के लिए माहिरीन के पहले अंदाजों से भी ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकती है। नींद की कमी न सिर्फ दिल की बीमारियों के खतरे को बढ़ाती है बल्कि ब्लड प्रेशर, ज़ियाबतीस, मोटापे और जहनी दबाव जैसे अवामिल के जरिए दिल की सेहत को मजीद मुतासर करती है। नींद की कमी और दिल की बीमारियों का ताल्लुक एक जामे मेटा तज्जिए के मुताबिक रोज़ाना 5 या 6 घंटे से कम नींद लेने वाले अफराद में दिल की बीमारियों का खतरा नुमाया तौर पर बढ़ जाता है। नींद की कमी से जिस्म में सोजिश बढ़ती है, हार्मोन्स का तवाज़ुन बिगड़ता है और ब्लड शुगर मुतासर होती है, जो सब दिल की बीमारियों के खतरे को बढ़ाते हैं। मजीद बरआं एक तहकीक में यह भी पाया गया है कि बेकायदा नींद के औकात रखने वाले अफराद में दिल की बीमारियों का खतरा दुगना हो जाता है, चाहे कल नींद का दौरानिया मुनासिब ही क्यों ना हो। नींद के औकात में बेकायदगी से जिस्म की कुदरती हयातियाती जो है सेहत वो मुतासर होती है, जो दिल की सेहत जो है वो उसके ऊपर मनफी असर डाल सकती है। अच्छा जी, जो अगली खबर है वो कुछ इस तरीके से है कि पीएसएल का अब होने जा रहा है दोबारा से आगाज़, और ये खबर यूँ है कि पीएसएल का आगाज़ अब किस शहर से होगा, यानी कि कहाँ से जो है पीएसएल दोबारा से स्टार्ट होगी, तो इसकी तफसीलात जो है वो जारी कर दी गई। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी के बाद तातुल का शिकार होने वाले एचबीएल पीएसएल 10 का दोबारा आगाज़ 17 मई से हो रहा है। 17 मई को कराची किंग्स इस दिन अपनी मुहिम का दोबारा आगाज़ रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में पेशावर ज़ल्मी से मुकाबले से करेगी। 18 मई को रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में 2 मैच खेले जाएंगे। दोपहर को मुल्तान सुल्तान्स व मुकाबला कोयटा ग्लैडिएटर्स, जबकि शाम में पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स आमने सामने होंगे। 19 मई को कराची किंग्स अपने पहले राउंड का 10वां और आखिरी मैच इसी मुकाम पर 19 मई को दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ खेलेगी। प्ले ऑफ के शेड्यूल के तहत क्वालिफायर 21 मई को कजाफी स्टेडियम में तय है। एलिमेंटर 1 22 मई और एलिमिनेटर 2 जो है वो अगले रोज़ 23 मई को कजाफी स्टेडियम में ही खेला जाएगा। लाहौर का कजाफी स्टेडियम 25 मई को होने वाले फाइनल का भी मेज़बान होगा। अच्छा जी, एक और खबर है जो कि मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ, एंड इट्स अबाउट बजट एंड ऑल बजट जो है, बजट साजी पर पाकिस्तान और IMF मुज़ाकरात का पहला दौर आज से शुरू होगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान आइंदा माली साल 2026-25 के बजट पर वर्चुअल मुज़ाकरात आज बुध से शुरू 16 अप्रैल तक जो है वो जारी रहेंगे। बजट मुज़ाकरात के आखिरी मरहले के लिए IMF मिशन हफ्ते को इस्लामाबाद पहुंचेगा। मुज़ाकरात 23 मई तक जारी रहेंगे। पाक भारत कशीदगी और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल की वजह से IMF टीम की पाकिस्तान आमद में ताख़ीर हुई। सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर वर्चुअल मुज़ाकरात शुरू किए गए हैं। अच्छा जी, मजीद इसमें क्या चीज़ें हैं, इसमें है आइंदा बजट में आमदन और अखराजात का जायज़ा लिया जाएगा। बजट में 400 अरब रुपए के नए टैक्स इकदाम ज़ेर गौर होंगे। तनख्वाहदार तबके के लिए इनकम टैक्स रिलीफ पर खुसूसी सेशन होंगे। IMF को कायल करने की तैयारी, सनतों और तामीराती शोबे के लिए भी रियायत हासिल करने की कोशिश होगी। IMF ने मिस आइवा पेट्रोवा को पाकिस्तान में नया मिशन चीफ मुकर्रर किया है। हुकूमत 2 जून को बजट पेश करने का इरादा रखती है, ईद से कबल ऑलमोस्ट। आइंदा माली साल में भी सख्त मालियाती पॉलिसी की तवक्को है। अच्छा जी, इसके अलावा ये खबरें तो मैंने आपके साथ में शेयर की। अब टॉप स्टोरीज़ में आपको बताती हूँ कि आज शहर कायद में हो क्या रहा है। अभी जो करंट स्टोरी है, जो पॉपअप स्टोरी है, वो इस तरह से चल रही है शहर कायद में कि जो FB एरिया है वहाँ पर एक वालिद साहब ने एक वालिद साहब थे जिनको उनके बेटों ने कत्ल कर दिया। हैबतनाक खबर है, दिल दहला देने वाली खबर है। आज सुबह से ही जो है सब लोग इस खबर के बारे में बात कर रहे हैं। शहर कायद में रहने वाले लोग अब परेशान हो गए हैं कि जी ये किस तरह के वाक़यात जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो ये 2 बेटे हैं, एक का नाम है इब्राहिम, एक का नाम है फजल। तो इन्होंने जो है अपने बाप को कत्ल किया, और जब ये अपने बाप को लेकर जा रहे थे तो पुलिस ने इनको पकड़ लिया है, और अब ये मुल्जिमान जो है वो पुलिस की तहवील में है। जैसे ही इस हवाले से मजीद अपडेट्स आएंगी डेफिनेटली विल शेयर विद यू। अच्छा जी, टॉप स्टोरीज पर बात करने के लिए अशरफ भाई ने हमें ज्वाइन किया। अशरफ भाई, वेलकम टू द शो, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? अच्छा जी, बजट साजी पर पाकिस्तान और IMF मुज़ाकरात का पहला दौर जो है वो शुरू होगा, तो ज़रा इस बारे में बताएं। देखिए, मुल्की मैशियत के लिए अहम दिन है, और जो कि नए माली साल का बजट की तैयारी जून में पेश होगा, फर्स्ट वीक में। और बजट साजी की अगर हम देखें तो इसमें सबसे की पॉइंट्स अगर हम देखें सबा, तो आपकी इस वक्त जो चीखें जो निकल रही हैं, सबसे नंबर 1 पे जो रखा है, वज़ीर ख़जाना कराची आए थे फेडरेशन हाउस में, वहाँ यही पहला सवाल हुआ था कि तनख्वाहदार तबके पे जो बोझ है, क्योंकि आप सरकारी मुलाजमिन की जो तनख्वाहें बढ़ा देते हैं, प्राइवेट सेक्टर मुश्किलात की वजह से तनख्वाहें नहीं बढ़ी, तो उनकी जो सैलरी है बढ़ने के बजाय कट हो गई। उसमें मैं भी शामिल हूँ, आप भी शामिल हैं।
और बाकी और भी लोग हैं जो मोर देन मतलब 1 लाख से ऊपर हैं, तो उनकी तनख्वाह बड़ी नहीं कम हो गई क्योंकि टैक्सेशन का बोझ बढ़ गया। सही। अब हुआ ये है कि 3 की पॉइंट्स को अभी फैक्टर देख लें जो हमारे पास खबरें आई हैं। पहले तो सैलरीड पर्सन को किस तरीके से रिलीफ दिया जाए। तो थ्रेशोल्ड जिसे कहते हैं, सैलरी जो कि आपका है 50,000 जो कमाता है उसको 1 रुपया टैक्स नहीं देना, लेकिन 50,000 से ऊपर है तो उसके ऊपर टैक्सेस थे, लेकिन उसका जो रेट है वो बढ़ा दिया था। अब एग्जाम्पल देते हैं, लाख रुपए पे पहले जो टैक्स था वो 3,000 था, वो आपका 4,500 कर दिया, तो मंथली आपका 1,500 रुपए का बोझ आया। तो उसी तरीके से अगर हम 2 लाख पे और 3 लाख पे देखते हैं तो उसका जो इम्पैक्ट आया, आपने तनख्वाहदार तबका तो सबसे ज़्यादा टैक्स देता है, एट सोर्स कटती है, आपको कहीं जाना नहीं पड़ता है। मेरी तनख्वाह आ रही है, एट सोर्स कटी, गवर्नमेंट की किटी में चली गई। मेन ये है कि अगर हम फेडरेशन हाउस की बात करें, कराची चैम्बर की बात करें, कराची टैक्स बार की बात करें, पाकिस्तान टैक्स बार की बात करें, ओवरसीज इन्वेस्टर की बात करें, वो ये बोल रहे हैं जो टैक्स दे रहा है उस पर बोझ ना डालें, जो टैक्स नेट से बाहर है उसको लाएं। IMF भी यही कह रहा है, और हमारे बिजनेस कम्युनिटी को चोर बोलना ख़त्म करें। अब अगर हम इसको देखें ओवरऑल, जो IMF क्या कह रहा है, हम IMF की जो टीम से मुज़ाकरात करने जा रहे हैं, क्योंकि हमने कर्जा लिया हुआ है, तो उसी किसकी मंजूरी हो गई $1 अरब, बाकी माहौलियात के लिए वो $30 करोड़, तो $1 अरब $30 करोड़ पाकिस्तान को आज इंशाल्लाह मिल जाएंगे। उसकी बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। अब अगर हम इसको जाके देखते हैं कि आपका टैक्स टू GDP बढ़ाना है, तो IMF ने जो कहा है, तो हमारे माशाल्लाह से चारों सूबों ने ऐलान तो कर दिया है कि एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगेगा। पहले ये सूबाई मामला हो गया था, अब क्योंकि हमने कह दिया है तो सारे सूबों ने कह दिया कि एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स लगेगा। पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ कि जो बोझ सैलरीड पर्सन पे कैसे कम होगा, वो सेक्टर जो टैक्स नहीं देते, सर्विसेज, हम सर्विसेज किसे कहते हैं, जैसे वकला हो गए, अब वो केस लेते हैं, वो बड़े बड़े वकला बड़े बड़े पैसे लेते हैं, लेकिन अगर उसकी कमीशन देखें वो तो उनको जो सर्विसेज के पैसे मिलते हैं उस पर टैक्स नहीं देते वो, उस हिसाब से। डॉक्टर्स हो गए, इस वक्त अगर हम टॉप सर्विसेज में देखें तो आपके आते हैं डॉक्टर्स आते हैं, आपके वकला आते हैं जो अपनी सर्विसेज के चार्जेस लेते हैं लेकिन टैक्स नहीं दे रहे हैं। इवन कि अगर हम देखें कि हम सैलरीड पर्सन के बाद जो टॉप रैंकिंग में आता है बैंकिंग सेक्टर आता है, क्योंकि रजिस्टर्ड है, वो सारा बैंकिंग सिस्टम के थ्रू हो रहा होता है। लेकिन नहीं होता है तो आपका एग्रीकल्चर नहीं है, आपके ताजर नहीं है, आपके छोटी इंडस्ट्रीज़ नहीं है। इनको टैक्स नेट लाने के लिए आपको क्या करना होगा कि जो प्लान हमने बहुत दफ़ा दिखाया कि पहले तो आपके FBR को मुतहर्रिक करना पड़ेगा, FBR को डिजिटलाइज करना पड़ेगा। अगर सभा में और आप बैठे तो मेरी शुरू से जब से 10 साल से मैं FBR से एक सवाल कर रहा हूँ कि जो भी चेयरमैन आता है और हमारी मुलाकात होती है या चीफ कमिश्नर्स होते हैं, तो मैं उनसे 2 सवाल करता हूँ। अब वो तकलीफ़ क्या है मुझे, क्योंकि इस मुल्क को चलाना है, वी नीड मनी। अगर आपका 14,500 अरब का टोटल बजट था, वो जा रहा है 18,500 अरब रुपए पे, तो 4,000 अरब रुपए का जो इजाफा हो रहा है अखराजात में, क्योंकि तनख्वाहें भी बढ़ेंगी। सरकारी मुलाजिम की तनख्वाहें ना बढ़ें ऐसा तो नहीं हो सकता ना। आप हैरान होंगी, इस दफ़ा जो नए माली साल का बजट है उसका जो प्रपोजल आया है, सरकारी मुलाजमीन की सभा आप सुन के हैरान, 15 से 20% बढ़ाने की बात कर रहे हैं। इट्स मीन कि आपके 32 इदारे हैं सरकारी, 32 इदारों में लाखों मुलाजमीन काम करते हैं जो सरकारी तौर पे, उनकी पेंशन भी बढ़ेगी, उनकी तनख्वाहें भी बढ़ेंगी, उनकी तो मौजे ही मौजे हैं, काम इतना करते हैं। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर को देखें तो जो कमा के दे रहा है उसको क्या दे रहे हैं, उसको कुछ नहीं दे रहे हैं। आप हेल्थ सर्विसेज की बात करें, एजुकेशन की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तो दुनिया में कोई भी टैक्स देता है तो कहता है कि मुझे रिटर्न में क्या मिल रहा है। इस मुल्क में अफसोस की बात यह है कि कोई भी गवर्नमेंट आती है और वो कोई प्रोजेक्ट लाती है, वो ऐसे बताती है जैसे एहसान कर रही है। यू आर नॉट डूइंग बाय योर सेल्फ, आप टैक्स पेयर से पैसा लेते हैं, वो लगा दीजिए। PSDP है, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट फंड, आप उसका लगाते हैं, तो आपसे मुझसे टैक्स लेते हैं, टैक्स जमा करते हैं, FBR जमा करने के बाद हुकूमत को देता है, हुकूमत जो है उसके तरक्याती अखराजात में डालती है। अब अगर कोई मिनिस्टर आके बोले हमने एहसान कर दिया, हमारी पार्टी ने एहसान कर दिया, उस पार्टी ने क्या अपनी जायदादें बेची हैं, अपनी प्रॉपर्टी बेची, आपने तो प्रॉपर्टी बनाई है। ये तो FBR के पूरे पाकिस्तान को पता है किसने क्या प्रॉपर्टी बनाई है। मेन ये है कि इस मुल्क को बनाना है। अभी हम देखें कि हम इस मुश्किल वक्त से निकले हैं। वॉर का मतलब ये है कि जंग का मतलब ये नुकसानात। जब भी जंग होती है तो मईशत पे उसका असर पड़ता है। अल्लाह का शुक्र है हम कामयाब हुए, लेकिन इस वक्त जो आपका टाइमिंग आ रहे हैं, ये जो नए माली साल के बजट में, तो आपको सख्त फैसले भी लेने हैं। अभी सख्त फैसले नहीं हुए हैं, क्योंकि आपको वो लोग जो टैक्स नेट से बाहर हैं,
मुझे वो आपको छोड़ दें, आप इंडस्ट्री को छोड़ दें, आप पकड़ें जो टैक्स नेट से बाहर है। एग्रीकल्चर जो है, आपको सबा मैं बताऊं, कल एक खबर दी थी जो इसी से लिंक है, मतलब अगले माली साल में कह रहे हैं कि जो लोकल कपास पैदा हो रही है उस पर 18% सेल टैक्स है। इंपोर्ट कर रहे हैं उस पर नहीं है, आप लोकल कपास उगाते हैं उस पर 18% सेल टैक्स है। काश्तकार क्यों लगाएगा जब आप इंपोर्ट करके सस्ता मिल रहा है? आप बताएं, आप बिजनेसमैन हैं, आप मुझसे अगर मैं काश्तकार हूँ, मुझसे अगर आप कपास लेती हैं तो उस पर 18% सेल टैक्स देना है। जब इंपोर्ट कर रहे हैं तो एक्सपोर्ट फैसिलिटी स्कीम के तहत वो उस पर 18% सेल टैक्स नहीं है। तो आप मुझे बताएं, बहुत सिंपल सी बात, कि आप कौन सा कपास लेंगे, इंपोर्टेड लेंगी या मुझसे लेंगी? मुझसे लेंगी तो उस पर टैक्स लग जाएगा ना। तो अब वो प्रपोजल आया, बड़ा प्रपोजल है। आप यकीन करें, नियर अबाउट जो है आपकी जो कपास की जो प्रोडक्शन है, सिर्फ हम एक्सपोर्ट करते हैं $2.5 अरब की कपास, कॉटन जो है, उससे हम यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ जो हैं पूरे मुल्क में, उससे आप उस कपास से, रुई से आप धागा बनाती हैं, धागे से आप प्रोसेस करने के बाद कपड़ा बना। ये जो मैं पहना हुआ हूँ पाकिस्तानी कपड़ा है और हम प्राउड करते हैं, आप भी पहनिए, पाकिस्तानी कपड़ा है। तो ये धागे से बनता है, तो ये यहाँ पे वैल्यू एडिशन करेंगे तो नियर अबाउट जो $5 अरब के जो कपास उगता है वो आपसे वैल्यू एडिशन का $10 अरब बन जाएगा। लेकिन यूज योर ब्रेन। तो अब ये है कि जो IMF के साथ बैठ रहे हैं, तो की पॉइंट जो 3 है ना, वो सेक्टर जो टैक्स नेट में नहीं है, अब उनको टैक्स नेट में लाना होगा। पहले नंबर पे एग्रीकल्चर सेक्टर है, फिर आपका रिटेल सेक्टर है जो कि नाराज हो जाते हैं, हड़तालें शुरू कर देते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे वो सेक्टर है जो इंडस्ट्रीज, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज और ये सब जो आपकी सेल होती है ना, सेल परचेज, आपको नहीं पता है कौन सी, कितने खरीद रहा है, कितना बेच रहा है, तो उसको रजिस्टर्ड करना। ये 3 चीज़ें होने जा रही हैं और जो कि इस मुल्क की मईशत के लिए ऐसी फैसले होंगे कि आप ये जो अब थोड़ा सा उड़ान भर रहे हैं ना, इसमें स्पीड अप हो जाएगी। क्योंकि आपकी जेब में जब पैसे आएंगे, आप अभी 1 लाख कमा रही हैं, आपको 2 लाख आएंगे, तो आप फिर खर्चा भी वैसे ही करेंगे ना। तो इकोनॉमिक साइकिल डिपेंड अपॉन आपकी आमदनी पे। जितनी आमदनी होगी उतने अखराजात बढ़ेंगे। हम यहाँ कर्जा लेते रहते हैं, IMF के पास भागेंगे, आप कभी वर्ल्ड बैंक के पास भागेंगे, एशियन डेवलपमेंट। तो हमारे मुल्क के पास अगर देखें, हमारी मुल्क की आवाम गरीब नहीं है। आप जाके देखें खर्चे, तो इस मुल्क में जहाँ रहते हैं, ये हमारा फ़ख्र है कि हम आज़ाद मुल्क में रहते हैं और इस मुल्क की खातिर हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा। और ये जो लोग सोशल मीडिया पे ये सब करते हैं ना, तो उनका भी घर का खर्चा जो है ना, बिजली का बिल, अगर आप बिजली का बिल कम करना है, आप AC मत चलाओ, आप लाइटें मत जलाओ, एक फ़ैन में एक कमरे में रहो। आप देखें, बजट को कंट्रोल कर। उसी तरीके से इस मुल्क का है, इस मुल्क को चला रहे हैं, तो हमें चाहिए फंड्स। फंड्स कहाँ से आएंगे? मुल्क से। मैं अगर रीजनल ममालिक की बात करें, हम बोलते हैं सबसे ज़्यादा टैक्स देने, आप जाके देखें, एक आपने कनाडा के बताऊं कि आपको नियर अबाउट 25 से 32% टैक्सेस है। सही। यानी आप लाख रुपए कमा रही, में एक बहुत सिंपल समझाने के, लाख रुपए का 25,000 रुपये टैक्स देने, इट्स मीन वो 25,000 देने पे आपको हेल्थ फ्री, एजुकेशन फ्री, सिक्योरिटी फ्री, इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है। आप पैसे दे नहीं रहे और बोले मुझे दुनिया की सब चीज़ें मिल जाएं, इट्स नॉट पॉसिबल। सही। चलिए जी, शो में यहाँ वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इस पर मजीद करेंगे ढेर सारी बातें। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो हमारे रिपोर्टर्स जो हैं वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्शीद भाई ने जो है वो हमें ज्वाइन किया है। तो खुर्शीद भाई, अब जिस तरह की खबरें हैं उसमें ये है कि बजट साजी पर पाकिस्तान और IMF मुज़ाकरात का पहला दौर जो है वो अब आज से शुरू होगा। तो कैसे देख रहे हैं इस डेवलपमेंट को आप? देखिए, IMF तो मुस्तकिल पाकिस्तान के ऊपर बोझ ही डालता चला जा रहा है और ये एक ऐसा इशू है जिससे अगर आप एक आम रेडी बांध से भी बात करेंगे ना, तो वो कहेगा भाई हमें IMF से जान छुड़ानी है। तो ये एक बड़ा तशवीशनाक मरहला है। जिस तरह अशरफ साहब ने बड़ी खूबसूरत अंदाज में और बड़ी डिटेल से गुफ्तगू की है कि IMF है क्या और IMF से किन किन इस्लाहात पर बात होगी और कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं, कौन कौन से मंसूबे उनके ऊपर जो ज़ेर बहस आएंगे। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान उस वक्त ज़्यादा तरक्की कर सकेगा जब अपने ही रिसोर्सेज, जो हमारे अपने रिसोर्सेज हैं, जैसे इन्होंने जिक्र किया, कपास है, गन्ना है और वेजिटेबल है, राइस है, जिसमें हम खुद कफील हैं ना, और वेजिटेबल है, फ्रूट्स हैं। तो हमारी ये जो मंसूबे हैं, ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, इसके अंदर हम खुद कफील हैं। ऐसा नहीं, अमेरिका में एक आम जो है वो $18 का है और हमारे यहाँ जो है वो $18 के हम 4 पेटियाँ खरीद सकते हैं। तो इसी तरह ही कि हम टैक्सेस भी दे रहे हैं और उस टैक्सेस देने के बाद हमें जो बुनियादी सहूलियात हैं वो नहीं मिल रही हमें। कर्जे कर्जे जी 9,000 अरब रुपए। मैं यहाँ पे बताऊँ आपको सब,
जैसे खुर्शीद जो है इनका ताल्लुक, क्योंकि मैं कराची में पैदा हूँ, खुर्शीद का ताल्लुक जो है ना, मतलब हम डिस्कस कर रहे होते हैं, खुर्शीद भाई जो है हमारे मतलब इनका गांव देहात से भी ताल्लुक, ये जाते हैं छुट्टियों पे ना, बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ लेते हैं। तो ये है कि आपको ये समझना होगा इस पूरी पाकिस्तान को कि एग्रीकल्चर सेक्टर क्या है। मैं और आप यहाँ बैठे हैं ना, खाते हैं गंदम चावल ये सब, जो काश्तकार है वो कितना इंपॉर्टेंट है ये बताएंगे। ये बजट में ना उनके लिए कुछ रखना पड़ेगा, क्योंकि वो इस वक्त बिल्कुल नीचे है और पाकिस्तान का एग्रीकल्चर बहुत ज़रूरी है। तो इनसे पूछें उनकी क्या हालत है, ये जाते हैं क्या बातें होती हैं। बिल्कुल ये सूरत बिल्कुल बजा फरमाया। जो हमारा हारी है ना, जो किसान है, वो डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर कि गवर्नमेंट किस तरह उसको सब्सिडी दे। और फिर होता है उन बेचारों के साथ क्या है कि वो जितना भी गन्ने की क्रशिंग का सीज़न आता है, कपास की का सीज़न जब आता है, उनसे वो चीज़ें ले ली जाती हैं। मतलब गन्ना सारा शुगर मिल ले लेती है और बाद में वो टुकड़ों में उसको पैसे मिलते हैं। और बेचारा वो कसम पुरसी के अंदर जो हालांकि वो आप कहने को वो हज़ारों एकड़ ज़मीन का मालिक है, लेकिन उसके पास धेला भी नहीं होता। तो ये है कि उस किसान को एम्पावर करना होगा, उसको मजबूत करना होगा, ताकि वो मार्केट में जब आए तो धड़ल्ले से आए ना, और वो ताकि आवाम को सब्सिडी भी दे सके। तो वो सब्सिडी बेचारी उसको मिलती नहीं है। हाँ, और किसान प्रोग्राम है हमारा, एक सियासी जमात है, उसने किसान हारी प्रोग्राम शुरू किया था, लेकिन उन्होंने जो उनके अपने स्टेक होल्डर्स हैं उनके अंडर जो ज़मीनें आती हैं उन्हीं को वो उनको अकोमोडेट किया, क्योंकि उनको उनसे वोट लेने हैं। जब उनको अकोमोडेट नहीं करेंगे तो उनसे वोट कैसे लेंगे। तो जाहिर सी बात है, हमारे यहाँ तो सिंध के अंदर एक बड़ा वडेराना कल्चर है। बड़ा वजीर है, फिर बड़ा वडेरा है, फिर छोटा वडेरा, फिर साईं है, फिर बड़ा साईं है। तो ये पूरा कल्चर है हमारा। इसी तरह पंजाब के अंदर चौधरियों का कल्चर है, वो चौधरी जो है वो ज़मीनों के मालिक है। तो हुकूमत को मैं समझता हूँ चाहिए कि नया जो आने वाला बजट है उसमें सबसे पहले तो जो आम वर्कर्स है, जो जिसकी उजरत जो है वो 37,000 और 40,000 के दरमियान है, उसकी तनख्वाह में इजाफा किया जाए, बल्कि उसको मजीद अकोमोडेट किया जाए। बल्कि इन्होंने तो 15% और मजीद तनख्वाह बढ़ाने का ऐलान कर दिया कि हम बढ़ाएंगे। भाई गवर्नमेंट के सेक्टर्स के लोगों की तनख्वाह तो ऑलरेडी बड़ी भी होती हैं, वो करते क्या है, वो बाबू है ना, वो तो बैठे रहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले बजट में कोई अवाम दोस्त बजट आना चाहिए। खुर्शीद भाई सिर्फ तनख्वाहें नहीं, पेंशन भी बढ़ती है। ये मेरे आपके टैक्स के पैसे से तो ये बिल्कुल। अब मेरी और आपकी तनख्वाह बढ़ाने के लिए तो हुकूमत कुछ कहती ही नहीं है। आप भी तो कुछ बोले कि हुकूमत को इल्तिजा कर रहे हैं, हुकूमत प्राइवेट सेक्टर को भी देख ले। और MNS की, MPS की, सेनेटर्स की जिंदगी में मैं समझता हूँ एक दफ़ा अगर आप सेनेटर बन जाए ना तो सारे आपके दुख धुल जाएंगे। ये नया टारगेट पता चले, सारे दुख धुल जाएंगे, क्योंकि आपको एयरलाइन में सब्सिडी मिलेगी, फिर आपको होटल्स में सब्सिडी मिलेगी, और उसके बाद जब आपका जो टेनवर पूरा होगा फिर आप बैरून मुल्क जाके कोई अच्छे से बेंगलोर ले लेंगी। और आराम से हमारे साबिक चेयरमैन सेनेट जो है वो आज बैरून मुल्क में, और बेहतरीन किस्म का उन्होंने बेंगलोर खरीदा है वहाँ जाके। और किसके टैक्स के पैसे? वो हमारे टैक्स के पैसे से, हमारे टैक्स। दिस इज पाकिस्तान। सही बात है। अच्छा जी, तो जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं ना कि हमारे यहाँ इतनी मुश्किलात है, मतलब टैक्स भी अगर आप पे कर रहे हैं उसके बावजूद भी आप देखें कि आपको रिफॉर्म की सूरत में उस तरह से चीज़ें नहीं मिल रही होती हैं। मुल्क से बाहर कनाडा में, अमेरिका में या जो दीगर कंट्रीज़ हैं वहाँ पर अगर आप देखें टैक्स पे कर रहे हैं तो उनको वहाँ पर सहूलियात भी मिल रही हैं, उनको वहाँ पर एजुकेशन में भी बहुत ज़्यादा जो है वो रिलैक्सेशन मिल रही है, और इसके अलावा वहाँ पर हेल्थ इशूज़ के जो होते हैं उनके उसमें भी बहुत ज़्यादा जो है वो चीज़ें रिलैक्स मिल रही होती हैं। अच्छा, इसके ऊपर अगर मज़ीद बात करूँ ना तो ये जो बजट है, बजट मुज़ाकरात के आखिरी मरहले के लिए IMF मिशन हफ्ते को अब इस्लामाबाद पहुंचेगा और मुज़ाकरात 23 मई तक जारी रहेंगे। तो कैसे देख रहे हैं अशरफ भाई, ये मुज़ाकरात किस तरह से गो थ्रू होंगे और फिर क्या चीज़ें जो है वो सामने आने वाली हैं इसमें? देखें, इसका बैकग्राउंड बताऊं। अभी जब जंग हो रही थी तो सबसे बड़ी खबर आई, जो मैं बड़ा समझ नहीं था, खुश हुआ था। कर्जा लेने पर खुश तो नहीं होना चाहिए, लेकिन उस जंग के दौरान भारत ने IMF को कहा था कि जो सेकंड किस्त है इसको जारी नहीं करें। उन्होंने शटअप कॉल दी IMF ने। मतलब हर जगह से बेचारा ना, मासूम बेचारा भारत, वहाँ से भी मार खाई, जलील और रुसवा हुआ। फिर पाकिस्तान के लिए जो IMF का बोर्ड है, क्योंकि बोर्ड इजलास मीटिंग तय थी तो उसमें हुआ, क्योंकि हमारा रिव्यू हो गया था, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट तय हो गया था, तो बोर्ड ने 2 कर्ज हैं उसकी मंजूरी दे दी। तो उसकी वजह से आपने देखा जब जंग खत्म हुई और डबल प्रेशर, एक दिन में 10,000 पॉइंट स्टॉक मार्केट दी। तो स्टॉक मार्केट मईशत का जो है ना इंजन कहलाता है। अब इंजन कितनी पावरफुल है तो उससे पता है, तो स्टॉक मार्केट ने बता दिया कि क्या है। अब ये जो IMF की टीम आ रही है, जो अभी ऑनलाइन पहले बात होगी, फिर हफ्ते को वो पूरी टीम आएगी, तो वो जो मैंने की पॉइंट बताया ना, देखिए हमें फैसले करने होंगे। मैं मानता हूँ एक अफसोस की बात है कि एग्रीकल्चर पे कभी क्यों नहीं लगा, अगर हम पीछे जाएं तो इसलिए कि वो सारे
शुगर मिलें किसकी हैं? मेरी आपकी तो नहीं है। गरीब हम तो गरीब आवाम है भाई। शुगर मिल्स हैं, वो असेंबली में बैठे हुए हैं, वो कभी लगने नहीं दिया। एग्रीकल्चर में जितने टॉप के हैं जिनकी 500 एकड़, 1000 एकड़, 800 एकड़, तो काश्तकार तो गरीब आदमी होता है ना। तो वो जो गरीब मिनिस्टर हैं या मेंबर हैं, वो इसलिए बनते हैं कि अपने आप को सेव करें। उनसे कुछ पूछे पैसे कहाँ से हैं? एग्रीकल्चर इनकम। मुझसे पूछेंगे तो मेरी तो शामत आ जाएगी कि भाई इनकम दिखाओ, मेरे अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। मुझे तो भाई ऑफिस का वो स्लिप आएगी, दिखा दूंगा भाई ये पैसे आए। अदर इनकम आएगी, आई हैव टू पे मोर टैक्स, लेकिन उससे कुछ नहीं बोलते। अरे एग्रीकल्चर इनकम है भाई, मैं तो बैठा हुआ हूँ, साल में हमने 4 फसल लगाई, 4 फसल के 10 अरब रुपए आ गए। ओ भाई, मतलब ये जो सिस्टम है ना, अब नहीं चलेगा। क्योंकि आईएमएफ जो फोकस कर रहा है कि एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स लगेगा तो लगे। ये आपको मैं बताऊं, एफबीआर क्या है? एफबीआर है कि एवरी इनकम शुड बी, मतलब कि जो इनकम टैक्स एक्ट, मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ सिंपल जबान में, जी एवरी इनकम शुड बी टैक्स। बहुत सिंपल जबान है। इसका मतलब हर आमदनी पर टैक्स लाजिम है। अब आमदनी क्या है? मैंने ये यहाँ काम किया और उसके बाद सर्विसेज के अगेंस्ट मुझे तनख्वाह मिली, वो तनख्वाह मेरी आमदनी है, तो उस पर टैक्स मिलता है। उसी तरीके से एग्रीकल्चर का है। आप यकीन करें सबा कि आपके मुल्क में जो गंदम होती है ना, अरबों रुपए की गंदम होती है, तो वो ट्रांजेक्शन से कमाते हैं। और किससे कमाते हैं? हम लोगों से। सरकार ने गंदम की सपोर्ट प्राइस क्या रखी? 100 रुपये किलो। कितने की बिकी? 150 रुपये की। मतलब सरकार ने कीमत रख दी है 100 रुपये और उसको 150 की बेचो, 50 रुपये पर किलो कमाए इन लोगों ने। और कितनी है भाई? सोच, सिंध में 40 लाख मीट्रिक टन जो है गंदम होती है। पंजाब में होती है सबसे ज़्यादा, क्योंकि वहाँ आपका लैंड साइड ज़्यादा है तो एग्रीकल्चर का। तो 1 करोड़ 20 लाख मीट्रिक टन पूरे मुल्क में गंदम पैदा होती है, सरप्लस गंदम होती है। 100 रुपये से लगाएं 1200 अरब रुपए की गंदम हो गई। ये डाटा बहुत सिंपल सा, एक आम आदमी को समझाने के लिए। 1200 अरब रुपए की गंदम की ट्रांजेक्शन हो रही है। आप 1-1 रुपये भी देंगे तो 1200 अरब रुपए कितने हो गए भाई? 120 अरब आ गए। तो आप समझे ना कि क्या है। आप 1 करोड़ 20 लाख मीट्रिक टन पे अगर 1-1 रुपया भी देंगे ना तो 120 अरब रुपए आ जाएंगे। तो ये मुल्क की मईशत के लिए सपोर्ट होगा। इसी तरीके से चावल है, इसी तरीके से कपास है, इसी तरीके से सारी सब्जियां हैं, फल हैं। तो आप दुनिया में कहीं भी जाए, जैसे इन्होंने बताया आम लेने जाओ तो 4 आम कितने के आते हैं लग पता जाएगा। यहाँ पे हम जैसे लेते हैं ना तो वो हमें ईजी लगती है, लेकिन उससे सब आमदनी कर रहे हैं, लेकिन उस आमदनी का पैसा हमें नहीं मिल रहा है। उसी तरीके से तमाम सेक्टर है जो कि आईएमएफ का है, सर्विसेज सेक्टर। सर्विसेज सेक्टर को आपको टैक्स नेट में लाना होगा, एग्रीकल्चर को टैक्स नेट में लाना होगा, और साथ में रिटेल सेक्टर जितनी दुकानें हैं उनको डू और डाई आपको रजिस्टर्ड करना होगा। और ये उनको भी मतलब बोलूँ कि ताजिर नाराज़ होंगे। आप ये बोलते हैं बिजली के बिल देना, गैस का बिल देना और किराया देना, ये टैक्स में नहीं आता है। आपकी इनकम जनरेट हो रही है, आप कोई भी अगर शॉप खोल के बैठे हुए हैं और आप इनकम जनरेट कर रहे हैं तो यू हैव टू पे टैक्स, चाहे फिक्स टैक्स दें या जो भी हो। ये फैसला गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने करना होगा। कि मैं आपको बताऊं, एक मीटिंग में था थिंक टैंक की, जिसमें एडवाइजरी बोर्ड में, वहाँ पे सवाल हुआ, ये मैंने पूछा, मैंने कहा सर हम ये बैठे हुए हैं, हम फॉर मईशत की बेहतरी के लिए बात कर रहे हैं। दो चीज़ें पूछता हूँ कि ये बता दें मेरे इस मुल्क में कितनी दुकानें, शटर पावर ब्लैंक। मैंने कहा आप ये बताएं पूरे मुल्क में इंडस्ट्री कितनी है, ब्लैंक। मैंने कहा चलें सिंध कराची की बात करते हैं, हम पूरे सिंध को छोड़ते कराची की बात। कराची में 7 इंडस्ट्री जोन है, 7 अजला हैं, कितनी इंडस्ट्रीज़ हैं, ब्लैंक। मैंने कहा कि आप बताएं कराची में कितनी दुकानें, ब्लैंक। तो ये मेरा काम नहीं है, आवाम का काम नहीं है। आप इसके ऊपर बोलो कि तुम चोर हो, ये गलत है। आप जाएं अपना काम करें भाई, एफबीआर का काम है, एफबीआर रजिस्टर्ड करें, बहुत सिंपल है। आप पुराने मतलब मैंने देखा नहीं, मैं जो बताते थे कि पहले यहाँ पे राशन कार्ड होता था। राशन कार्ड का सबा ये होता था कि आपकी फैमिली, आप अगर पूछेंगे अम्मी अब्बू, तो वो जब राशन कार्ड रजिस्टर्ड होते थे कि मेरे घर में इतने लोग हैं, वो राशन, तो उसके पास ये गवर्नमेंट की राशन कार्ड की जिम्मेदारी कि इस इलाके में इतने लोग हैं और वो उसको इतनी राशन और ये सब उस जगह पे होना चाहिए कि राशन की किल्लत नहीं हो, चीनी की किल्लत नहीं हो, चावल की किल्लत, गंदे की आटे की किल्लत नहीं हो, और ये सब ये प्रोसेस होता था। अब हमारे यहाँ तो भाई अगर आप एक ही इलाके में घूमें, एक दुकान पे गए, चीनी पूछी, वो कह रहा है 160 रुपये, उसके बाद गए 165 रुपये, उसके पास गए, तो ये नामुमकिन था। क्योंकि राशन कार्ड के ऊपर जो प्राइस होती है वो सरकारी कीमत से ऊपर होगा तो उसके दुकान सील हो, यही था ना। अब आप देखें कुछ भी नहीं, क्योंकि सब मुट्ठी गर्म करते, ठीक है, जेब भरो तहरीक है, और गलत काम किसको लूट रहे हैं, अपनी आवाम को। ताजिर भी देखें क्या कर रहे हैं, बड़ा अफसोस होता है जब उनसे बात होती है। यानी कि आप इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में चले जाएं, मोबाइल एक लें, अब
50 दुकानें हैं, एक मोबाइल की कीमत लेंगे 50 दुकानें, सब दुकानों पे अलग हो, वो है नहीं बिल्कुल है। ऐसे मैं कोल्ड ड्रिंक की बात करता हूँ, कोई भी कोल्ड ड्रिंक लें आप, मैं लेता हूँ, मुझे शौक है पीने का, तो मैं होलसेल से लेता हूँ। अच्छा। मुझे नहीं शौक है मैं पैसे जाया करूँ ना, हराम का तो है नहीं हाँ, भाई, हाँ, सही, अल्लाह के फजल से। जी, जी। तो मैं जाके सबा होलसेल से लेता हूँ। हाँ, मतलब कि वो जो ब्लैक वाली कोल्ड ड्रिंक है लोकल हमारी, सही सही, तो मैं वो लेता हूँ 150 रुपए की, 1.5 लीटर। सही, कितने की लेता हूँ? 150 रुपए रुपए की। की, हाँ। दुकानों पे आप पूछे यहाँ पे सारे हमें क्या 200 210 की बेच रहे हैं। इट्स मोर देन इनफ कि आप एक फैक्ट्री वाला हाँ। वो कोल्ड ड्रिंक 1.5 लीटर की बना के बेच रहा है, वो 50 रुपए नहीं कमा रहा है, आप दुकान पे जुल्म कर रहे हैं यार। ये लोग वजह बनते हैं महंगाई की रफ्तार को बढ़ाने में, ये लोग वजह बनते हैं हर चीज़ को मनमानी कीमत में बेचने पे। आवाम को कोई सऊदी अरब, कुवैत, ईरान, इराक से लूटने नहीं आ रहे हैं, हमारे ही लोग हैं जो हाजी बनते हैं, उम्रा करने जाते हैं और उसके पैसे हमें लूटते हैं। अफसोस का मुकाम है कि यहाँ पे बैठ के अपनी लोगों को लूट रहे हैं। आप कोशिश करें कि यहाँ के लोगों को रिलीफ दें। दुनिया में आप देखें जाएं, जब कोई त्यौहार आता है ना, ईद बकरीद, वहाँ जाके देखें 50% डिस्काउंट मुसलमानों के लिए, आप जाके देखें, वो उनको सलूट करना चाहिए भाई हमें। आप दुनिया में कहीं भी जाएं, त्यौहार होगा कि वहाँ पे डिस्काउंट आप देखें, आपको भी पता होगा कि वो जब भी कोई त्यौहार, हमारे यहाँ त्यौहार आता है, वो छुरी तेज करके ना, वो भी उल्टा प्राइसेस बढ़ जाते हैं और चीजों के ऊपर प्राइसेस बढ़ जाते हैं। हाँ। तो उस पर मुख्तलिफ ममालिक के अंदर सेल दिया था। जिस तरह इन्होंने बात की ना कि एफबीआर में इन्होंने एक बड़े साहब से पूछा कि भाई कितनी दुकान है, कितना हुआ है। तो मैं बड़ा किस्सा मुख्तसर बताता हूँ आपको। सिंध असम्बली में साबिक वज़ीर आला थे अरबाब गुलाम रहीम, वो एक दिन हमारे हाथ से चढ़ा गए। तो बजट सेशन आने वाला था, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर आप क्या कहेंगे बजट के मामले पे, आटे की कीमत बढ़ गई है, चीनी की कीमत बढ़ गई है। तो उन्होंने मेरा माइक थोड़ा सा यूं किया, कहने लगा भाई कि आटे की कीमत तो बताओ क्या चल रहा है। शर्म का मुझे बताया हैरत की सिटिंग बात है। वज़ीर आला, कितनी हैरत तो की बात उन्हें है। पर केजी आटे और चीनी की कीमतें नहीं पता, तो वो बजट की क्या असलाहत में क्या, अपनी तजावीज़ देंगे, किस तरह से आवाम दोस्त बजट है वो बनाएंगे। तो मैं समझता हूँ ये जितने भी बजट को मेंटेन करने के लोग हैं, इनको बुनियादी तौर पर स्ट्रक्चर को उसका इदराक ही नहीं है कि हमें आवाम की तकलीफ़ को एहसास करते हुए, तकलीफ़ का महसूस करते हुए हमें आवाम दोस्त बजट बनाना है कि इस बजट से आवाम की तकलीफ दूर हो और फिर आने वाला बजट जो है वो उस पर आवाम जो है वो इन्हिसार करे सब्सिडी पर, और आवाम दोस्त बजट होना चाहिए। बदकिस्मती कह लीजिए, इसके ऊपर अलमिया कह लीजिए, और इस पर जितना आप गिरिया कर सकते हो उतना करिए। चले जी, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे हमारे साथ। वेलकम बैक। तो जनाब इस वक्त अशरफ भाई ब्यूरो चीफ कराची और खुर्शीद भाई हमारे साथ है और बात हो रही है जी कि जो अब बजट आने वाला है और ये बजट जो है वो 2 जून को आएगा। कैसा लग रहा है अशरफ भाई कि क्या क्या कुछ आने वाला है आवाम के लिए? मुझे तो डर लग रहा है। देखें ना, आपकी आमदनी अभी जो थी उसी में शॉर्टफॉल है। हाँ। नियर अबाउट अगर अभी हम देखें तो जुलाई से लेके आप अगर अप्रैल तक देखें 10 महीने, हाँ। मई जून आ गया, 2 महीने रहते हैं। हाँ। तो उसमें हम 800 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है रेवेन्यू का। हाँ। 800 अरब, इट्स मीन ये अगले साल खसारे में जाएगा। हाँ। तो आपके ऊपर तैयार हो जाएं, 500 से 700 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस लगने जा रहे हैं। हाँ। इट्स मीन कि हर चीज़ उस पर कहीं से आपको रिलीफ नहीं मिलेगा। हाँ। तो नए माली साल का बजट बनेगा तो इनको जो पहला खसारा है तो वो खसारा कैसे पूरा करें? बजट खसारा पूरा होता है कर्जा लेके। किससे लेंगे? वो कमर्शियल बैंकों से, PIB, पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स या टी बिल्स, ट्रेजरी बिल्स बेचेंगे और उसके बदले आपको सूद की मद में आपको वो बजट खसारा पूरा कर लेंगे। लेकिन वो जो सूद है किसने अदा करना है? सही बात है। ठीक है। हाँ। अब वो जब ये आवाम जो है बेचारी जब उसके ऊपर आएगा तो नए माली साल का आएगा तो मैंने आपको बताएगा ये 14,500 अरब को जा रहे हैं 18,000 अरब रुपए से ऊपर। इट्स मीन कि आपका जब अखराजात बढ़ रहे हैं तो आपकी आमदनी भी बढ़ानी पड़ेगी। अगर आमदनी नहीं बढ़ाई तो खसारा बढ़ जाएगा। अब क्या होगा कि आपको इस 10 महीने का 800 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है रेवेन्यू में, ठीक है, जो आमदनी है आपके जो कमा रहे हैं आप जेब में जो आ रहा है। अब वो शॉर्टफॉल को आप कर्जा लेके पूरा करेंगे। अब नया माली साल का आएगा तो उसमें तो आपको नियर अबाउट 700 से 800 अरब रुपए तो कहीं नहीं गया कि नया टैक्सेस लगाएंगे, क्योंकि शॉर्टफॉल तो पूरा करना है। अभी तो आप पूरा करके आपसे इससे लेके मैं पूरा कर लूँगा, लेकिन नया माली साल में क्या करूँगा? आई हैव टू पे बैक। उसके लिए क्या करना होगा? मैंने कहा भाई गला सबा का है दबा हाँ, वैसे मेरी गर्दन पतली है तो बस आप ये सोचें कि आवाम की गर्दन तो पतली है ना। अब उसको क्या करेंगे? देखें बहुत सिंपल है। आपका जो सबसे ज़्यादा जो
फ्यूल है ना, हाँ। वो टारगेटेड हुआ। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी थी पिछले साल, यानी कि जो 60 रुपए थी, सही। बजट में उन्होंने 10 रुपए बढ़ाई, मैक्सिमम 70 रुपए की। अभी इन्होंने स्पेशल सदारती ऑर्डिनेंस के थ्रू पेट्रोलियम लेवी जो है वो 70 रुपए से बढ़ा के 77 रुपए कर दिया, यानी 7.5 रुपए मजीद बढ़ा दिए। पर लीटर पेट्रोल पे आप इस वक्त 77 रुपए 50 पैसे लेवी दे रहे हैं आप। सही। सेल टैक्स जीरो है। अब मेन ये है कि नया बजट आ रहा है, अब लेवी मुझे लग रहा है कि जो फील आ रही है लेवी कि पेट्रोलियम क्योंकि सबसे इजी इनकम है, क्योंकि कैश का काम होता है पूरे मुल्क में, तो अरबों रुपए का फ्यूल इस्तेमाल होता है, तो उसके ऊपर टैक्स जनरेशन सबसे इजी है क्योंकि कैश में डीलिंग है। तो मुझे जो लग रहा है जो पेट्रोलियम लेवी अभी जो 77 रुपए पे है, ये बढ़ के नियर अबाउट 90 से 100 रुपए चली जाएगी, क्योंकि उनको ये करना पड़ेगा इजी इनकम के लिए। क्या करना होगा, जो आपका पेट्रोलियम मसनूआत है नियर अबाउट, ये आपको प्रपोजल में बता रहा हूँ जो मेरे पास है खबर, अभी मैंने दी भी नहीं है, यहाँ पे बता रहा हूँ कि 90 से 100 रुपए होने जा रहा है लेवी। इसके अलावा जो बिजली पे है, जो टैक्सेस की बात कर रहे हैं, तो हम रिलीफ की बात कर रहे थे। अब जो कॉस्ट है वो कम तो हुई है, लेकिन आपके टैक्सेस वहीं खड़े हुए हैं। तो एक तो बिजली पे है, फिर लेवी आपको लगने जा रही है पेट्रोलियम मसनूआत पे। इसके बाद अगर हम आते हैं RLNG, उसके ऊपर लगा देंगे आप, फिर आप लगाएंगे LPG, क्योंकि पूरी पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रही है। आप देखते हैं कि आपको सबसे ज़्यादा कंज्यूमर कहाँ है, आपका इस मुल्क में सबसे ज़्यादा कंज्यूमर है बिजली का, आपका सबसे ज़्यादा कंज्यूमर है पेट्रोलियम मसनूआत का। इन दोनों पे आप लगा देंगे तो आपका जो शॉर्टफॉल है ना, वो आपका नियर अबाउट 500 अरब तो यहीं से पूरा हो जाएगा, ये आपको बता रहा हूँ मैं। अब आप जाते हैं एग्रीकल्चर इनकम, इट्स नॉट पॉसिबल कि नए माली साल का बजट शुरू हो और सब यूँ अपनी जेब से निकाल के देना शुरू कर दें, क्योंकि अपनी कोई जो आमदनी होती है ना, अगर मैं कमा रहा हूँ लाख रुपए, मैं क्यों दूंगा टैक्स जब मैंने इतने शुरू से नहीं दिया। तो ये इनको हार्ड वर्क करना पड़ेगा और उसको चितरौल करनी पड़ेगी, क्योंकि ज़बरदस्ती लेना पड़ेगा। जैसे आप ले रहे हो ना ये, तो आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि इस मुल्क का सबसे बड़ा जो अलमिया है कि आपके लोग रजिस्टर्ड नहीं हैं, आपके दुकानदार रजिस्टर्ड नहीं है, आपकी इंडस्ट्री रजिस्टर्ड नहीं है, आपके जो एग्रीकल्चर साइड है वो रजिस्टर्ड नहीं है। मतलब आपके सुबह की बात करें तो आप मुझे बताएं ना, सिंध में जो एग्रीकल्चर है, जिन्होंने बताते हैं मुंह से तो बड़े 500 एकड़ ज़मीन, 400 एकड़ ज़मीन कहाँ से आई भाई। देखिए जब आप रजिस्टर्ड होंगे ना, तो मुझे सब कुछ बताना पड़ेगा। जैसे इस वक्त मैं और आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, तो वेल्थ टैक्स, इनकम टैक्स, ये सब बताना होता है कि भाई मेरी जायदाद कितनी बन गई, मैंने गाड़ी ली, मोटरसाइकिल ली। तो जब ये आएंगे टैक्स नेट में, तो उनको भी सब कुछ बताना होगा। तो आपसे ऐसी सवाल करता हूँ, ये इतने सालों से जब नहीं किया, डाटा नहीं दिया, तो आप क्या समझती हैं, ये दे देंगे? ये नहीं सिंपल सी बात है। नहीं मैंने यही बात उनको बोली, मैंने कहा आप बोल रहे हैं कि IMF ने कहा है, आपने बिल्कुल बिल्कुल जी सर करने से पहले आप तो प्लान कर लें। तो एडवाइजरी बोर्ड बैठती है, तो मैंने कहा आपको ये नहीं पता है कि जो सीमेंट निकल रही है उसकी कितनी बोरी निकलनी है। सही। शुगर डेटा वो कैसे देंगे उनसे, तो वो तो इसी में फंस जाएंगे ना कि इस साल पिछला साल करंट अपडेट, उनको तो डेटा कलेक्ट करना उनके लिए तो पीछे लेके जाता हूं। बड़ा खबरें चली थी, बेनामी गाड़ियां, अकाउंट्स, एग्जैक्टली, यस। भाई आप एक वडेरे साहब हैं, उनके ड्राइवर के पास वीगो 4 अशरफ भाई, उस टाइम पर हम सारे सोचते थे कि ना वो जो बेनामी अकाउंट्स है ना, तो मैं सोचती थी कहीं मेरे अकाउंट में भी ना हो सकता है कोई पैसे वैसे आए हुए होंगे, तो मैं हमेशा ना जरा नेगेटिव मैं हमेशा ना चेक करती होती थी कि हैं किसी ने मेरे अकाउंट में तो नहीं कोई डाल दिया। बेनामी अकाउंट, वो मुझे याद आया, चेक करते थे, बर्फ वाला था ना वो, फालूदे वाला तो हम पकड़ के पहुंच गए थे वहाँ पे। मैं पुराने चैनल में वहाँ गए, तो मैं उसकी हालत देखी, मैंने कहा तो सच्ची में, मतलब घर में यकीन करें सबा, मतलब कि चारपाई कराची में ऐसे लगा था गांव में रह रहे, गरीब आदमी, मतलब एक ठेले पे फालूदा बेच के वो कमाता था, उसका शनाख्ती कार्ड उसने किसी को दे दिया, और उस शनाख्ती कार्ड पे अकाउंट खुला। वो कह रहा है भाई, अच्छा मैंने कहा ये आपको कैसे, किससे, कौन आया था, या कह रहे साहब अब मुझे बताएं, मेरे घर में मतलब जो कपड़े हैं हम लोग, हमारे पास कपड़े नहीं, मेरे बच्चों के पास कपड़े नहीं, मैं फालूदा और ये सब ठेला लगा के आता जाता हूँ। अगर मेरे पास इतने पैसे होते मैं ऐसे रह रहा होता, मैं तो बादशाहों की तरह रहता। तो फिर मुझसे बोला है मेरे अकाउंट में पैसे कितने। अच्छा, मुझे वो शायद याद भी आ गया है कि वो आप भी शायद उसी चैनल पर थे जिस चैनल पर मैं थी, एंड यू मेड दैट रिपोर्ट। यस आई रिमेंबर। ये मैंने पूछा, मुझसे क्या पूछ रहा है, कह रहे वैसे मेरे अकाउंट में पैसे कितने थे। अब मैंने कहा भाई मैं अगर बताऊंगा जो ट्रांजेक्शन हुई है ना, तो आप गिर जाओगे। कह रहे भाई बता दो ना। मैंने कहा अच्छा आपके दिमाग में क्या है, कह रहे वो लाखों रुपए। मैंने कहा भाई 25 अरब रुपए की ट्रांजेक्शन, ओह माय गॉड, जिसमें आपकी सोच है। कह रहे 25 अरब जाएगा। खुद
कुछ भी नहीं मिलेगा। मैंने कहा वो ट्रांजेक्शन हो चुकी। हाँ। जो हम जागते हैं ना, हाँ। हमारा जो सिस्टम है, सब कुछ होने के बाद फिर हम जागते हैं। जो हमारा फाइनेंशियल सेक्टर है, जो हमारे माशाल्लाह से सब कुछ हो गया, वो जाने के बाद फिर बेनामी अकाउंट याद आ गया, बेनामी गाड़ियां याद आ गई। आप सोचें कि एक गाड़ी रजिस्टर्ड हो रही है, एग्जाम्पल अशरफ साहब की आमदनी नहीं है, वो वीगो ले रहा है 1.5 करोड़ रुपए की गाड़ी कैसे ले रहा है भाई? मेरी आमदनी एक सिंपल फार्मूला है, मैं फाइनेंशियल साइड से क्योंकि इसको 20 साल से कर रहा हूँ। अगर आप भी बैठी ना तो आप भी एक आमदनी कर रही हैं, आप भी अगर जाएं वीगो लेकर आ जाएं तो मैं उस गाड़ी का अगर टायर नहीं डलवा सकता हूँ अपनी तनख्वाह से ना, मैं उसको रख भी नहीं सकता हूँ। अगर कोई बिजनेसमैन ले रहा है, उसकी फैक्ट्री है, वो लेके घूम रहा तो वो जस्टिफाई है कि भाई उसकी अरबों रुपए की फैक्ट्री है, उसकी करोड़ों रुपए की महीने की जो एक्सपोर्ट है वो तो लेके घूम सकता है। लेकिन अशरफ साहब वीगो लेके घूमे तो अशरफ साहब को तो उल्टा लटका देना चाहिए। वो भाई बताओ कहाँ से आया? अब यहाँ पे क्या है कि वो ड्राइवर साहब, वो भी वो गाड़ी चला रहा है ना ड्राइवर को, भाई साहब ने तो मेरे नाम पे ली। हाँ। तो भाई कैसे आई? काला धन है ना ये, इट्स कॉल्ड अ ब्लैक मनी। ब्लैक मनी, हाँ। जो मनी लॉन्ड्रिंग जिसे कहते हैं ना, कि कपड़े भेजते हैं ना धोने के लिए, लॉन्ड्रिंग के लिए, तो इसी तरीके से हमारे यहाँ मनी लॉन्ड्रिंग भी हुई है। बहुत सिंपल है, आपने कोई जा रहे हैं, मैंने कहा यार ये पैसे ले जाओ, अब ये ले गए भाई दुबई, वहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग हो गई, इन्वेस्टमेंट के तौर पे पैसे आ गए, वाइट मनी हो गई। पाकिस्तान में सब कुछ जायज़ है भाई, मतलब ईजी एक्सेस है। अब ये जा रहे हैं, मैंने कहा यार वहाँ पेमेंट करनी है और वो बहुत जरूरी, बंदा आ जाएगा ले जाएगा। अब खुर्शीद भाई हमारे मासूम से आदमी देख के उनको रोका भी नहीं किसी ने, खुर्शीद साहब ले गए अरबों रुपये, उनको पता भी नहीं चला। क्योंकि आप ये देखें, यूरो हो, पाउंड हो, डॉलर हो, इस वक्त $1 लेंगे ना सबा तो 285 रुपए का है, 285। जो गड्डी है ना, वो गड्डी पाकिस्तानी रुपये में 28.5 लाख रुपए की है। $100 की एक गड्डी, अगर ये मैंने 10 गड्डी रख दी तो आप सोचें अमाउंट कितनी बनी। इसके अलावा यूरो है, पाउंड है, वो एक बंडल भी रख दो ना तो आपकी सोच है 350 रुपए का तो यूरो पाउंड चल रहा है। अगर एक गड्डी भी रख दी ना मैंने, तो आप अमाउंट देखें। तो अब मैं फ्लाइट में कितने लोग जा रहे हैं, वो उसको क्या कहते हैं जो दुबई हमारे यहाँ लगाते थे, फेरा लगाते हैं, उसको क्या कहते हैं? नहीं वो अरे दुबई जाके जो विजिट करते हैं ना, दिमाग से अभी निकल रहा है वो केपीए क्यों जाते हैं कि यहाँ से वो टिकट का खर्चा, ये वो भाई यहाँ से दुबई जा रहे, वो सब बंद हो गया ना क्योंकि दुबई नहीं आपका तो सही बात है। अब मनी लॉन्ड्रिंग वहाँ भी नहीं हो रही है, तो अब वो कहाँ जाएं, तो अब वो दूसरे ममालिक को देख रहे हैं। तो मेन ये है कि इस सिस्टम को अगर ठीक करना है तो आप ये जो बातें कर रहे हैं ना, सिर्फ बातें नहीं करें। मैं 20 साल से सुन रहा हूँ, 20 साल से पक गए हैं। मैं उनको भी सीरियस बता रहा हूँ, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ आज कि मैंने उनको बोला सर ये पक गए, एग्रीकल्चर इनकम सुन के पक गए, एवरी सेक्टर शुड बी टैक्स, पक गया है। आपका इनकम टैक्स एक्ट बुक जो है आप खोलें, उसका पहला है एवरी इनकम शुड टैक्स। तो कब उस पर अमल करेंगे? आप उस पर अमल करें, आप अपनी आमदनी बढ़ाएं। पाकिस्तान जो है ये 12,000 अरब रुपए का टैक्स किया, 15,000 अरब रुपए का कर सकते, लेकिन इसके लिए आपको डिजिटलाइज की तरफ हर सेक्टर को ना रजिस्टर्ड करना हो जैसे दुनिया में। आप दुबई जाएं, आप हैरान होंगी, सब आप वहाँ जाएंगे ना, आपने एक ऑफिस लिया स्टूडियो टाइप का, वो जब जाएंगी तो उसका एक है, क्योंकि आप सब उनका कंप्यूटराइज सिस्टम है। आप जाएंगे ना, एक बिल आता है यूटिलिटी का, गैस का, बिजली का, पानी का, म्युनिसिपल का, आपको एक साथ पे करना है। अगर आपने पे नहीं किया ना, सारी ऑटोमेटिक कंप्यूटर से ठक बंद। क्या हुआ भाई, बिजली नहीं आ रही, इंटरनेट नहीं चल रहा है, तो कहने सर आप बिल पे कर दें। हमारे यहाँ क्या है, वो भाई बिल चोरी भी करेंगे, बिल भी नहीं पे करेंगे और कहेंगे भाई एहतजाज। मतलब ये सिस्टम को हमें ठीक करना पड़ेगा। मुल्क को अगर तरक्की देनी है, हर सेक्टर को टैक्स नेट में लाना होगा। आप जो चोरी कर रहे हैं, तो आपके कुछ लोग हैं वो चोरी कर रहे हैं, तो सबको चोर नहीं बोले आप, जो चोरी कर रहा है उसको पकड़ें। चलिए जी, बस अभी जो है क्योंकि शो का जो वक्त है, ब्रेक का वक्त है, और क्योंकि अब होते हैं हेडलाइंस का टाइम, तो हेडलाइंस की ब्रेक जब आ जाती है तो फिर वो इंस्टेंट ब्रेक कहलाती है। अशरफ भाई बहुत शुक्रिया, और खुर्शीद भाई आपका शुक्रिया कि आप हमारे शो पर आए।